So good morning friends, welcome to my channel Edward Wings and 10 question per day series for KS preliminary exam में आपका स्वागत है। आज डे 12 है। इससे पहले जो है सारी वीडियोस जो अपलोड हैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अब जो है इसके साथ साथ 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हैं वो भी हम इसमें ला रहे हैं। टोटल जो है अब आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं डेलीज़ के, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 4-5 दिन से यही सीरीज़ चल रही है। सीरीज़ का नाम हमने ऐसे ही स्टार्ट किया था, इसलिए इसका 10 क्वेश्चन पर डे ही रखा गया है। क्वेश्चन जो है अब इसमें 15 इंक्लूडेड है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर है। ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी 6 मेंबर कमेटी है जो कि आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट करने के बाद जो है 2016 में बनाई गई। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 6 मेंबर इसमें होते हैं। अमेंडमेंट किए गए थे 1934 के आरबीआई एक्ट में, 2016 में जाकर जो है नया एक्ट लाया गया फाइनेंस एक्ट, तब जाकर जो है ये कमेटी बनी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। आरबीआई का जो गवर्नर रहता है, आरबीआई गवर्नर जो है वो इसके चेयरपर्सन रहते हैं, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। तीसरा है कि कमेटी कंप्राइजेज 6 मेंबर, 3 फ्रॉम आरबीआई एंड 3 एक्सटर्नल मेंबर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है। 6 मेंबर रहते हैं, 3 मेंबर आरबीआई के रहते हैं, 3 मेंबर जो हैं वो आपके गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। टोटल 6 मेंबर रहते हैं और मेजॉरिटी डिसीजन जो है वो 4 वोट जिसके फेवर में जाएंगे, जिस डिसीजन के फेवर में वही लेगा। और इस केस में जो आपका आरबीआई गवर्नर रहता है, इसके पास वीटो पावर ऑल्दो नहीं है, वीटो पावर नहीं है, रोक नहीं सकता किसी चीज़ को, लेकिन इनके पास जो है एक कास्ट वोट जो है, मान लीजिए कि आरबीआई के 3 वोट जो है एक तरफ हो गए, गवर्नमेंट के 3 वोट एक तरफ हो गए, तो ड्रॉ हो गया, तो उस केस में एक और वोट जो है एक्स्ट्रा वोट दिया जाता है, वो आरबीआई गवर्नर को ही दिया जाता है। तो आरबीआई का पलड़ा जो है ऑल्दो बाहरी रहता है, लेकिन कोई वीटो पावर जो है आरबीआई गवर्नर को इसमें नहीं है। ठीक है, तीनों ही सॉरी, फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका फर्स्ट सिटिंग जो रही थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। भारत का जब संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी, तो पहली जो उसकी मीटिंग हुई थी उसका चेयरमैन कौन रहा था, उसको किसने प्रिसाइड किया था। ठीक है, तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो थे सबसे पहले रहे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इनको बनाया गया परमानेंट, लेकिन पहले जो है सिटिंग चेयरमैन जो थे पहले, वो आपके सिटिंग प्रेसिडेंट जो थे वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा रहे थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैनेक्स 21 एक एक्सरसाइज है। पैनेक्स 21 जो है एन इवेंट विल सी द पार्टिसिपेशन फ्रॉम वेरियस मेंबर कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग सूटेबली डिफाइन द पैनेक्स 21। तो पैनेक्स 21 क्या है? हाल ही में काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया, भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। है क्या ये, भला क्या है बेचारी? तो ये एक ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है जो कि बिम्स्टेक कंट्रीज़ के लिए थी। तो बिम्स्टेक की कंट्रीज़ जो हैं उनको ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंट या डिज़ास्टर रिलीफ अगर चाहिए होती है तो उसके लिए एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसको पैनेक्स 21 कहा गया था। ठीक है, तो ह्यूमनिटेरियन एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल को लेकर कुछ स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज आल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है, जो कि जितने भी 17 ट्राइब है नागालैंड्स के, उनको एक प्लेटफॉर्म पर ले आता है जब ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इससे जो है कल्चर जो है उसमें काफ़ी सारी प्रमोशन होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। और इसमें जितने भी 17 ट्राइब है नागालैंड के, वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं, अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। ठीक है, दूसरा है दिस फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर इंडियन हॉर्नबिल, अ लार्ज एंड कलरफुल फॉरेस्ट बर्ड विच इज़ डिस्प्लेड इन द फॉल्कलोर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट ट्राइब। ठीक है, ये हॉर्नबिल जो है, ये एक हॉर्नबिल बर्ड के नाम पर जो है इस फेस्टिवल का नाम पड़ा है। तो बिल्कुल सही है। जितने भी ट्राइब्स हैं, जितने भी स्टेट के ट्राइब हैं, उसमें आपको हॉर्नबिल जो है वो बर्ड जो है उसकी एक छवि जो है ज़रूर दिखाई देती है, जो उनका सिंबल रहता है। तीसरा स्टेटमेंट है हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आधा स्टेटमेंट सही है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के द्वारा बिल्कुल किया जाता है, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको ऑर्गेनाइज नहीं करती, बल्कि जो स्टेट गवर्नमेंट है नागालैंड की, वो इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका वुमेन्स इन पंचायती सिस्टम,
पंचायत सिस्टम में जो वुमेन्स हैं उनको लेकर कुछ स्टेटमेंट है, उनकी पार्टिसिपेशन को लेकर स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। पहला, आर्टिकल 243D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर नॉट लेस देन 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन एंड नंबर ऑफ ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ पंचायत। तो आर्टिकल 243D जो है ये कहता है कि जितनी भी टोटल सीटें हैं, चाहे वो चेयरपर्सन की हो, चाहे वो 25 की हो, उसमें 1/3 सीटें जो हैं वो लड़कियां जो है उसमें फिल होंगी, लड़कियों को जाएंगी और डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जाएंगी। तो स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। दूसरा है, पंचायत बीइंग लोकल गवर्नमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट इन पार्ट ऑफ 7th शेड्यूल। बिल्कुल सही है, स्टेट सब्जेक्ट माना जाता है पंचायत को, लोकल गवर्नमेंट्स को, 7th शेड्यूल के अंदर आती है। आखिरी है कि आल पंचायत रिलेटेड मैटर इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन पंचायत आर गवर्न बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट पंचायती राज एक्ट। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि पंचायती राज क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है तो इसको रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने अपने पंचायती राज लॉ जो है सबने बनाए हुए हैं उसके तहत ही डील होता है, चाहे वो वुमेन्स की रिजर्वेशन भी हो। हल अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिजर्वेशन आप दे सकती हो। ठीक है, मिनिमम 1/3 देनी है, उससे ज़्यादा भी कोई स्टेटें दे सकती हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है, ओनली कंट्री टू रिकॉग्नाइज बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। बिटकॉइन क्या है? आपकी क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। कौन सी कंट्री है, देश की पहली कंट्री है जिसने लीगल टेंडर जो है इसको मान लिया है, इसको फेट करेंसी जो है वो मान लिया है बिटकॉइन को, तो वो माना गया है एल साल्वाडोर को। एल साल्वाडोर जो है ये साउथ अमेरिका की कंट्री है। ओके, साउथ अमेरिका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी डायनेस्टी को लेकर कुछ स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट बताना है। पहला है, सिकंदर लोधी डिस्ट्रॉयड मेनी हिंदू टेम्पल एंड इम्पोज मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन हिंदूज। ठीक है, तो सिकंदर लोधी ने बिल्कुल बहुत सारे टेम्पल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए थे हिंदुओं को, और हिंदुओं की मूवमेंट पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन इसने लगा दी थी। एक एंटी हिंदू हम कह सकते हैं ये राजा रहा था, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, सिकंदर लोधी वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय बाबर इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई तो थी, बिल्कुल सही बात कहा गया है, 1526 की बात है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, लेकिन बाबर और साथ ही साथ इसके इब्राहिम लोदी होते हैं, उनके बीच में होती है। तो सिकंदर लोदी नहीं थे, इब्राहिम लोदी थे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। तो स्टेटमेंट पहला ही आपका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं उसको लेकर है, जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में बनते हैं, उनको लेकर स्टेटमेंट है। कौन सी स्टेटमेंट सही है बताना है। बात कहता है कि जनरली मोर नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन देन अरेबियन सी। ठीक है, तो ये आपका अगर भारत का साउदर्न मोस्ट पार्ट देखें तो ये आपका अरेबियन सी आ जाता है, ये आपका बे ऑफ बंगाल आ जाता है। तो ये कहता है कि ज़्यादा जो हैं या बे ऑफ बंगाल में ज़्यादातर साइक्लोन्स आते हैं और अरेबियन सी में थोड़े कम आते हैं इसके मुकाबले। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ दिस साइक्लोन डिवेल्प इन बोथ ऑफ दिस ओशन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। की ज़्यादातर जो साइक्लोन दोनों में ही जो बनते हैं वो अक्टूबर नवंबर के महीने में बनते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये न्यूज़ में था, काफ़ी एरिया है राजस्थान का, राजस्थान सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स उसको कहा जाता है। तो उसमें हाल ही में काफ़ी हाई पोटेंशियल जो है एक चीज़ की मिली है, एक मिनरल की मिली है हम कह सकते हैं। तो कौन सी चीज़ है, तो वो है आपका रेयर अर्थ मिनरल। ठीक है, चाइना सबसे ज़्यादा लीड करता है, भारत को भी बेचारे को चाइना से ही मंगाना पड़ता है और ज़रूरी बहुत है। मैंने बताया था रेयर अर्थ मिनरल मिलते काफ़ी सारे, लेकिन इनको एक्सट्रैक्ट करना जो है मुश्किल काफ़ी रहता है, तो इसलिए बाहर से ही हम बने बनाए ही इंपोर्ट कर लेते हैं। लिथियम सबसे बड़ा इसमें आता है। लिथियम जो है आपको पता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर काफ़ी जोर है, लिथियम की बैटरीज ही बनती हैं। तो लिथियम एक रेयर अर्थ मटेरियल है जो कि सबसे ज़्यादा भारत को इस वक्त ज़रूरत है। तो राजस्थान की सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में जो है काफ़ी सारा इसका डिपॉजिट जो है हाल ही में मिला है। ओके, नेक्स्ट है आपका, नीम कोटेड यूरिया को लेकर कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। पहला है, नीम कोटेड लीड्स टू फास्टर रिलीज ऑफ यूरिया इन सॉइल दस हेल्प द प्लांट टू ग्रो फास्ट। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ये नीम कोटेड यूरिया जो है फास्टर इसको रिलीज़ नहीं करता, बल्कि काफ़ी स्लो जो है इसको नाइट्रोजन को रिलीज़ करता है और धीरे 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 जो है वो न्यूट्रिएंट जो है या नाइट्रोजन जो है वो सॉइल को मिलती रहती है। ठीक है, तो फास्टर रिलीज़ नहीं है, स्लोअर रिलीज़ है। दूसरा है, लोअर अंडरग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन ड्यू टू लीचिंग ऑफ यूरिया। तो ये भी बिल्कुल सही है, आपका ये स्टेटमेंट सही है।
स्लो नाइट्रोजन रिलीज होगा तो कंटेंट जो है सॉइल में एक टाइम में काफ़ी कम रहेगा, तो लीचिंग जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी अंडरग्राउंड वाटर की। आखिरी स्टेटमेंट है इंक्रीज नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सॉइल, तो ये भी सही है। नाइट्रोजन जो नीम कोटेड यूरिया है ये सॉइल की नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी जो है उसको बढ़ा देता है। तो 2 और 3 ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कुछ स्टेटमेंट है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला है यूरुग्वे राउंड कल्मिनेटेड इन मराकेश एग्रीमेंट विच इस्टेब्लिश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दो चीज़ें याद रखिएगा, यूरुग्वे राउंड्स जो हैं और मराकेश एग्रीमेंट, इनके थ्रू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वर्ल्ड WTO की, वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है जो कि 2 साल में एक बार मिलती है, तो ये भी सही है। इसमें हर एक कंट्री का जो है बंदा होता है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और तीसरी स्टेटमेंट है ऑल द अफ्रीकन कंट्रीज आर मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। कुछ कंट्रीज़ अफ्रीका की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं भी हैं। टोटल दुनिया में देखोगे तो लगभग 14 कंट्रीज़ हैं जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं है, और अफ्रीका की भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो नहीं है, जैसे कि इरिट्रिया है, ठीक है। इरिट्रिया जो है ये अफ्रीका की कंट्री है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं है, ठीक है। तो पहला और दूसरा ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन हिस्ट्री में लेकर है, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो कि 1940 में लॉन्च किया गया था। विनोबा भावे जो थे सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो किया था। दूसरे जो है आपके जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1940 में हुआ था। इसका पर्पस क्या था, किस वजह से जो है इसको क्यों जो है ये किया गया था? ये कोई अंग्रेज़ों को भगाने के लिए नहीं था या देश की आज़ादी के लिए नहीं डिमांड किया गया था। ये था टू अपोज इंडियन पार्टिसिपेशन इन सेकेंड वर्ल्ड वार विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडियन पीपल, कि भारतीय लोगों की परमिशन के बिना भारत के जवानों को वर्ल्ड वार 2 में जो अंग्रेज़ों ने झोंक दिया था उसके खिलाफ था, कि हमें सुना नहीं जा रहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ है ये, ठीक है। तो ये इसका मेन रीज़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका RCEP को लेकर है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला, इट एम टू कवर ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, के इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों का ही ट्रेड कवर होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ RCEP, तो नहीं, इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। डील फाइनल हो चुकी है, भारत इससे बाहर आ चुका है। भारत की कुछ डिमांडें थी जो कि नहीं मानी गई, तो भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। एंड तीसरा है RCEP डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया, तो ये भी गलत बात है। एशिया से बाहर भी RCEP के मेंबर हैं, टोटल 15 मेंबर हैं। बाहर से अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया है आपके पास, न्यूजीलैंड है आपके पास, तो ये बाहर, एशिया से बाहर के मेंबर है। तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा जो है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ये आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया जाता है। एंड आखिरी क्वेश्चन जो है आपका कि जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, कौन सी इसमें से वो नहीं है? ठीक है, 3 चीज़ें हैं, एक एक्स्ट्रा यहाँ पर रखी गई है, कौन सी इसमें से नहीं है? तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एम्पावरमेंट आती है, इसमें वीमेन एम्पावरमेंट को देखा जाता है, वीमेन के इकोनॉमिक स्टेटस को भी देखा जाता है, और वीमेंस को हेल्थ सर्विस कितनी बराबर मिल रही है एज़ कम्पेयर टू मेल, वो भी देखा जाता है। जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, 15 क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को काफ़ी सीखने को मिला होगा। इसके बाद आई थिंक हार्डली एक आध वीडियो आपकी और आएगी, क्योंकि 4-5 दिन बच रहे हैं, तो एक वीडियो ही आपकी 2 दिन बाद आपको मिलेगी, तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम ही है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए एंड पेपर में अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।